अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन चार अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो वो उम्मीदवार जिनके रिटर्निंग अफसरान ने और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, उनको सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से बड़ा रिलीफ मिल रहा है। और वो न सिर्फ रिलीफ जो है वो उनको मेरिट पर बल्कि इखलाकी तौर पर भी उनकी जीत हो रही है। वो क्या जीत है, पसपर्दा हक़ाइक़ क्या है, उसकी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। इसके अलावा आपको पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया की भरमार है, तो इसी का फायदा उठाते कुछ फेक और जाली किस्म के यूट्यूब चैनल बनाने वाले और इस किस्म के सहाफ़ी और कुछ लोग जो है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और उसके बाद फिर आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने के ऊपर 2 मारूफ और नामी गिरामी यूट्यूब चैनल के मालिक और उसके रिपोर्टर को सजा सुना दी है और उनको गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर जेल भेजा गया है। उसका बैकग्राउंड तफसीलात और उसके जो हकाइक है वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ हम जो इब्तिदा करते हैं, तो उससे पहले आप देख चुके हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान उनकी अहलिया के ऊपर जो है इद्दत के दौरान निकाह केस में जहां फर्द जुर्म आयद हुई है, और वहीं शेख रशीद को थाना न्यू टाउन में जो जलाओ घिराव और इस किस्म के दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था रावलपिंडी में, जमानत उनकी खारिज की गई है और जीएचक्यू हमला केस में उनकी जमानत मंजूर हुई है। यानी एक केस में उनकी जमानत मुस्तरद हुई, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद फिर दूसरे केस में जो है वो उनको जमानत मिली है। अब रिलीफ कहें या उनकी पकड़ का है, ये बड़ी सख्त है, क्योंकि इससे पहले उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी साथी थे, उनको जो है वो गिरफ्तारियां उनकी हुई, उनके नाम मुकदमात थे, और उसके बाद फिर वो रूपोश हुए और मुख्तलिफ किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की। तो उसके बाद फिर लोग किनारा कशी इख्तियार कर गए। लेकिन शेख रशीद अहमद वो शख्स थे जिसने चिल्ला काटा, और उसके बाद फिर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना इमरान खान के खिलाफ और ना ही किसी और के खिलाफ जो है किसी किस्म का कोई बयान दिया। तो आज एक बार फिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब दोबारा से बड़ी न सिर्फ गिरफ्त में है, बल्कि अब उनको मजीद कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके आगे नताइज क्या हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी गहमा गहमी और सूरत हाल जो है वो इस किस्म की भी है कि जहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर शेख रशीद को सपोर्ट करते हैं, वहां शेख रशीद के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है कि उनके मद्दे मुकाबिल जो एनए की और पीएस की नशिस्तों पर जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो कारकुनों और पीटीआई के हामियों की तरफ से उनके पार्टी के ऊपर तनकीद भी की गई है बाज़ जगहों पर कि जो शेख रशीद के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था मैदान में। लेकिन अब एक बड़ा क्रिटिकल मामला शुरू हो गया है। तो ये चीज सामने आने के बाद ये भी इतलात थी कि शेख रशीद अहमद साहब ने जहां जो है वो हिम्मत और सपोर्ट की, वहां पर जो है वो इमरान खान की तस्वीर जहां उन्होंने लगाई हुई थी वो भी उतार दी। अच्छा, आज जो सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, उसमें वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुख्तलिफ मराहल से होते हुए मुस्तरद होने के बाद उनके पास पहुंची आईनी दरखास्तों की सूरत में, उसमें जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और उसके बाद फिर आज़ाद उम्मीदवार उन जमात या उस जमात की मुबैना तौर पर हिमायत से जो है वो मैदान में उतर रहे हैं, जिनका मैं जो है अपने वीडियो में नाम नहीं ले सकता। आप समझने वाले हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ हालात वाक़यात ऐसे हैं कि हमें रोका गया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन यह है कि उनको फायदा ये हुआ अदालत से कि अदालत ने उनको बार बार जमात का नाम भी पूछा कि किसी जमात की सपोर्ट तो नहीं है, जिसकी वजह से कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने भी मुस्तरद किए मामूली एतराजात लगा के, और उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। उन्होंने खुद कहा कि हम आज़ाद हैसियत से जो है वो केस लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद और मुख्तलिफ लोग जो ये तासर देते हैं कि उनको किसी न किसी ऐसी जमात की हिमायत हासिल है जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और खासकर हम भी उनका नाम नहीं ले सकते। बहरहाल उनको इजाजत मिली है, किन किन को इजाजत मिली है और उनके केसेस के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। हैरान कौन है कि वो चीफ जस्टिस साहब किस तरह परेशान है। अमेरिका से आने वाले दोस्तों ने उनसे क्या गिला किया, उनसे क्या तज़किरा किया पाकिस्तान के हालात के ऊपर, वो भी उन्होंने ओपन कोर्ट में समाअत के दौरान
रखा लोगों के सामने। एक तो ये है कि जमात इस्लामी के जो है PS 60 हैदराबाद से उम्मीदवार थे नेक मोहम्मद, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो उनके ऊपर ये इल्जाम था कि इनके ऊपर चूंकि एक कत्ल का मुकदमा जिसमें वो नामजद है, उस बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। तो अदालत ने उस पर नोटिस जारी किए, सवाल किया कि क्या जिसके ऊपर FIR हो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा सकती है। तो बताया गया जी बिल्कुल, जब तक सजा नहीं हो जाती किसी भी केस से तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, कोई जेल में भी हो तब भी वो इलेक्शन उसको लड़ने की इजाजत मिल सकती है। इसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं सरफराज चौधरी साहब, NA 234 से, इनके भी रिटर्निंग अफसर ने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद किए थे, उनकी दरखास्त के ऊपर भी नोटिस जारी किए गए हैं। अब हम आते हैं NA 236 के ऊपर। फैसल मुजीब साहब हैं, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। ये डॉन अखबार में फोटोग्राफर है और इनके वालिद मुजीब साहब भी जो है वो डॉन में जो है वो सहाफी रहे और बड़े नामी गिरामी सीनियर फोटोग्राफर के तौर पर रिटायर हुए। इनके कागजात नामजदगी में गोशवारों का कोई इशू था जिसमें कुछ इनके प्लाट्स हैं इनके वालिद साहब के नाम, तो उसमें बताया गया कि उसमें तजाद है, जो इन्होंने गोशवारे और हलफनामा जमा कराया, तो उसके बाद फिर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। अदालत ने बार बार जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने पूछा कि क्या उम्मीदवार किसी पार्टी है, यानी कि किसी की उनको पार्टी की हिमायत हासिल है, उससे जो है किसी को मसला है। तो उसके बाद फिर दरखास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने कहा नहीं, फैसल जो है मुजीब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि देखिए जी, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और आप, उन्होंने सरकारी वकील को मुखातब करते हुए कहा कि आप वक्त से जो है क्यों नहीं सीखते। सरकारी वकील चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था तो वो बड़े खामोश है। चीफ जस्टिस ने कहा हम ऐसे चले जा रहे हैं हालात और वक्त से जो है वो कुछ नहीं सीखे। पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग जानते थे मामलात को, अब बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्क में हो क्या रहा है, सब मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे आगाह है। अगर उम्मीदवार के गोशवारों में हलफनामे में तजाद है तो इलेक्शन लड़ने के बाद ही उसको देखा जा सकता है और उसके बाद अगर इलेक्शन जीत जाता है तो फिर उसको डिसीट भी किया जाएगा। लेकिन इस किस्म की चीजों से जो वो क्यों आप उनको इलेक्शन लड़ने से रोक रहे हैं। तो बहरहाल जो फैसल मुजीब साहब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई और उसके बाद फिर इनके जो एतराजात थे वो खत्म कर दिए गए। इसके साथ जो मजीद उम्मीदवार थे उसमें चीफ जस्टिस ने उनकी दरखास्त के ऊपर भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिए। जब समाअत के दौरान बीच में बात आई, उन्होंने कहा जी बादियों नगर में आरोज ने बेबुनियाद चीजों को जवाब बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जो कुछ चल रहा है ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा जी कुछ मेहमान अमेरिका से आए हुए थे, हमारे पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि इन मेहमानों के सामने हम बेबस सर झुकाए बैठे रहे, हमारे पास चूंकि सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। क्योंकि एक चीफ जस्टिस और उसके बाद इख्तियार भी हो और उसके बाद फिर लोग तवक्को भी करते हों मुझसे, किसी आम एक पाकिस्तान से कोई सवाल करता है हालात वाकयात के बारे में तो हम अथॉरिटी नहीं रखते, लेकिन जो अथॉरिटी रखते हों वो भी बेबस हो तो यकीनी तौर पर वो सर झुकाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई जवाब नहीं था, हम सर झुकाए बैठे रहे। इस दौरान रिटर्निंग अफसर ने जो NA 235 है अनवर तरीन, इनके कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद किए थे कि वो उन्होंने कराची का पता दिया और जो बिजली का बिल उन्होंने लगाया और उसका जो पता था वो पशीन का था, बलूचिस्तान के इलाके का, तो लिहाजा इस वजह से कागजात मुस्तरद किए गए। तो उन्होंने कहा जी ये क्या हो सकता है कि दूसरे हल्के से इलाके का उम्मीदवार किसी दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है। तो सरकारी वकील ने बताया जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ का ताल्लुक लाहौर से, कराची के NA 242 से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको इजाजत मिल चुकी थी, उनके कागजात नामजदगी जो मंजूर कर लिए गए आरोज की तरफ से। तो उसके बाद फिर अदालत ने इनके यानी कि जो NA 235 उम्मीदवार अनवर तरीन साहब थे इनके कागजात नामजदगी के ऊपर से एतराज खत्म किए और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। इसके अलावा PS 90 से आजाद उम्मीदवार है मोहम्मद रिजवान, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। इनके ऊपर भी ये था कि मेरे कागजात नामजदगी में के जो वहां मतलब रिटर्निंग अफसर के पास गए तो वहां पर एक FIR ला के रखी गई कि मैं इस FIR में नामजद हूं, हालांकि ना मैंने कोई जुर्म किया ना ही मैं नामजद था। तो बहरहाल मैं जो है वो मार्केटिंग का काम करता हूं, मैट्रिक पास हूं और इस तरह जो है मेरे ऊपर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका गया। चीफ जस्टिस ने इनको आगे बुलाकर खुद इनसे पूछा भी मामलात का, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आजाद हैसियत से लड़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा अगर देखें FIR अगर दर्ज है तो फिर आपको कोई ना कोई आपके घर आ जाएगा, गिरफ्तार भी कर सकता है, और आपको पता है कि आजकल हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे, ऐसे चल रहे, तो लिहाजा देख लो अगर FIR में नामजद हो तो गिरफ्तार किए जा सकते हो। तो उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल नामजद नहीं हूं, और तो अदालत ने इनके एतराजात को खत्म करके इनको भी जो है वो PS 90 से इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। इन सब के ऊपर यह है कि इनको किसी ऐसी जमात की सपोर्ट हासिल है, हैं तो आजाद उम्मीदवार लेकिन जो है वो जिनका हम नाम नहीं ले सकते। तो आगे चलते हैं, मैं जिन यूट्यूबर्स का आपको बता रहा था
कि बाज़ जगहों पर तासुर हमें ये मिलता है जब हम फील्ड में जाते हैं किसी भी जगहों पर, या मुख्तलिफ इदारों के लोगों से जब हम राब्ता करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जाली सहाफ़ी हैं और असली सहाफ़ी वो हैं जो पुलिस से भी वसूली करते हैं, मुख्तलिफ इदारों से भी, मुख्तलिफ लोगों से भी, इवन कि प्राइवेट लोगों को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी मुख्तलिफ तरीकों से डरा धमका के उनसे भी वसूली करते हैं। तो आज कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने यूट्यूब चैनल के मालिक और उसके रिपोर्टर के खिलाफ क्लिनिक के मालिक, यानी कि जो डॉक्टर की क्लिनिक थी, उसको ब्लैकमेल करने और रकम वसूली के केस में जुर्म साबित होने के ऊपर यूट्यूब चैनल के मालिक और उसके बाद उसके रिपोर्टर्स को जो है वो सजा सुनाई है। अदालत ने चैनल के मालिक जो है मुजम्मिल असलम मोंगा और रिपोर्टर वसीम अब्बास हाशमी, इसको सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मुल्जमान को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है और दोनों पर जो है वो 10,000 जुर्माना भी आयद किया है। और उसके बाद चूंकि मुल्जिम पहले जमानत पर रिहा थे, दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर जेल भेज दिया गया। मुल्जमान के खिलाफ क्लिनिक के मालिक आरिफ सोलंकी ने अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और 15 जनवरी 2022 को रिपोर्टर वसीम अब्बास अपने कैमरामैन के साथ आया मेरे क्लिनिक पर। मुद्दई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था और मेरे क्लिनिक की वीडियो बनाई और डील के लिए धमकियां दी। मुल्जमान ने अपना मोबाइल नंबर दिया और 3 लाख रुपए तलब किए। मुल्जमान के दफ्तर जाकर 1.5 लाख रुपए उन्होंने कहा मैंने दिए। मुल्जमान ने इजी पैसे के जरिए भी मुझे पैसे वसूल किए मुझसे। तो लिहाजा ये इन्होंने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था, ये सारी चीजें जब कोर्ट ने देखी तो इस जुर्म की पादाश में जुर्म साबित होने के ऊपर अदालत ने इनको सजा सुना दी है। तो लिहाजा आप भी अगर किसी इस किस्म के सहाफी, यूट्यूबर या किसी से भी मुतासर है तो आपको खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। आप जब रकम देते हैं तो आप यकीनी तौर पर सबूत भी रखते हैं, इजी पैसा और मुख्तलिफ नंबरों का मुख्तलिफ तरीकों से। तो वो सबूत जब आप जमा करते हैं तो आप किसी भी कानूनी चाराजोई या कानूनी फोरम से रजू करते हैं, चाहे पुलिस है चाहे कोई भी, तो ये भत्ता वसूली के जुर्म में आता है जिसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अगर मुकदमा चलेगा तो फिर इनकी तरह दूसरों को भी जेल जाना पड़ेगा, ना सिर्फ जेल बल्कि उनको सजा भी होगी लंबी। तो इसलिए आप सबको भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है किसी न किसी वजह से, आप सरकारी मुलाजिम हैं या आप प्राइवेट इदारे में कोई काम करते हैं या ज़ाती हैसियत में कोई काम करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप को इस किस्म के अगर लोगों का सामना करना पड़ता है, सबूत जमा करें, मुकदमा दर्ज कराएं और ऐसे लोगों को सजाएं दिलवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।